हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है कि आज से हमारी आरओ एआरओ की क्लास आपके लिए लगातार डेली स्टार्ट होने वाली है, यानी कि शुरू होने वाली है। तो आज की क्लास में हमारा बेहद खास क्या होने वाला है, किस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन आरओ एआरओ में किस प्रकार से बनते हैं, कितने सब्जेक्टों को यहाँ पर कवर करेंगे, कितने क्वेश्चन हमारे आरओ आरओ में सब्जेक्ट वाइज बन चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये है कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से हमारे कितने प्रश्न अभी तक बन चुके हैं। जैसे कि आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर जो अभी तक लेटेस्ट एग्जाम आपके 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न आज तक आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। और आप हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो जाएगा। क्योंकि कैसे हम शेड्यूल को डिजाइन कराएं आप लोगों के लिए, ये आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिएगा आज हमारी जो क्लास है वो ज्योग्राफी की है। किसकी क्लास है आज की क्लास? भूगोल की। ठीक है, आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी की है। तो ज्योग्राफी में जितने भी अभी तक आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 2011 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, यानी कि अप्रॉक्स मान लेते हैं 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उन 200 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनसे जितने भी और नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के बाद हम देखेंगे इतिहास से अभी तक कितना प्रश्न बना है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। और ऐसे जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, संविधान की प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। तो नए प्रश्न जो बनेंगे वो कौन बनेंगे आपके, तो जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको विद सॉल्यूशन विद डिटेल में हम पढ़ेंगे। और यही प्रश्न हमारे आने वाले पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। देखें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं आपके। ये सभी जो प्रश्न है ये आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिएगा, जितना भी लमसम में हम कम से कम 10,000 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि यानी कि अगर हम 200 प्रश्न सबके डिस्कस करते हैं, यानी कि जितने भी आज तक आपके आए हैं, अगर प्रश्नों की श्रृंखला कम पड़ती है तो हम और भी आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 2005 से ले लेंगे 2022 तक। तो यानी कि हमें जोर सिर्फ देना है तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पर ही हमें बहुत जोर देना है। और आप अगर लगातार बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ से बिल्कुल 100% होने के पॉसिबल चांस नहीं, यानी कि सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। और आप करंट अफेयर्स भी, मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स आप अगर डेली रूटीन पे पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन हमारी जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो रहेगी वो डेली रूटीन की ना होकर 50-50 प्रश्नों की वीडियो को हम इकट्ठा करेंगे और वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो प्रीवियस ईयर की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिएगा स्पेशलिटी है आपके आरओ आरओ के क्वेश्चनों में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा बनते हैं। ठीक है, अगर हम आरओ आरओ की तैयारी करें, पीसीएस की करें, तो क्या डिफरेंट तैयारी है, कुछ अंतर है, तो थोड़ा सा अंतर है लेकिन ज्यादा सा अंतर नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न आपके उधर से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज हम पहले प्रश्न से चलते हैं और हर सीरीज में, मतलब हर वीडियो में हम 20 प्रश्न पढ़ेंगे और उनका विद डिटेल पढ़ेंगे। और डिटेल ही हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, यानी कि डिटेल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं आरओ आरओ के पेपर में। आपके विश्व के भूगोल से बहुत प्रश्न आएगा और भारत के भूगोल से, दोनों का मिक्सचर। आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपके भूगोल की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं डार्लीपाली, दादरी, बात करेंगे सिंगरौली या आपके विंध्याचल। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सा हमारा सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोयला जो होता है, यहां से अगर कोयले की बात करें तो भारत में जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का पाया जाता है। तो 4 प्रकार में कौन कौन से कोयला होता है?
एक तो एंथ्रोसाइट्स कोयला होता है हमारे पास में। फिर कोयले का दूसरा प्रकार हमारा विटमिन्स विटमिन्स कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो पिट कोयला। यानी कि 4 प्रकार का कोयला होता है हमारे पास में। कितने प्रकार का कोयला होगा आपके? 4 प्रकार का आपका कोयला होता है। इसमें सबसे जो अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो क्या होता है? एंथ्रोसाइट्स का कोयला जो होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। और आपके सबसे ज्यादा जो भंडार जो पाए जाते हैं वो कहां पर? आपके जम्मू कश्मीर में। उसके बाद विटमिन्स होता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लिग्नाइट के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो लिग्नाइट के सबसे अधिक जो भंडार पाए जाते हैं वो कहां पर? आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर प्रश्न कभी बनता भी है पेपर में तो पूछेगा पिट कोयला जो है वो कहां पाया था? तो आपके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया कि कोयले का जो सबसे अच्छा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? आपका एंथ्रोसाइट जो होता है कोयले का सबसे अच्छा प्रकार होता है हमारा। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि गोला जो होता है हमारे वो किन चट्टानों पाया जाता है? तो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा बन सकता है किन चट्टानों में? तो अपसादी चट्टानों में। उसके बाद कोयले का जो सर्वाधिक भाग जो होता है भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कोयला का सर्वाधिक भाग यानी कि कोयले का 90% से अधिक, 90% से जो अधिक जो भाग होता है वो कौन से भूमि पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड। किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना लैंड। कहां पर पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में कोयले का 90% से अधिक जो भाग होता है वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में सबसे अधिक भाग पाया जाता है। उसके बाद अगर हम और बात करें कि कोयले की और भी प्रजातियों की अगर बात करें तो और कई सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन यही हमारे लिए मुख्य इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में दादरी, देखिएगा दादरी की अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर कहां पर है आपके? गौतम बुद्ध नगर, यानी कह सकते हैं कहां पर है आपके? नोएडा में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। तो एक तो आपका 2 यानी कि 2 वाला जो होगा वो ठीक होगा। तो देखिएगा आपका ए तो गलत हो गया और ए आपका गलत हो गया। ठीक है, 2 आपका गलत है तो यानी कि 2 वाला सही है, तो 2 वाला तो सही होगा दादरी। उसके बाद अगर सिंगरौली की बात करेंगे, ये आपके उत्तर प्रदेश यानी कि सोनभद्र में है सिंगरौली। ये भी आपका है, यानी कि अब देखिएगा 2 और 3, और 2 और 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, और ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे ये कहां पर है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। डाड्डी पाली भी आपके कहां पर है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न देखा, लेकिन उसके डिटेल को भी पूरी तरह से हमने यहाँ पर चेक करा क्या हमारा प्रश्न सही था। तो उत्तर प्रदेश में और भी हैं आपके, जैसे हरद्वार। ठीक है, याद रखिएगा हरद्वागंज। हरद्वागंज आपके कहां पर है? अलीगढ़ में है। बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि हरद्वागंज आपके कहां पर है? तो हरद्वागंज आपके अलीगढ़ में है। ठीक है, कहां पर है आपके? अलीगढ़ में है। अगर बात करेंगे, ठीक है, ओबरा कहां पर है आपके? ओबरा की बात करेंगे तो आपके सोनभद्र में, ये सोनभद्र का दूसरा है। तो ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि अगली बार जब कभी प्रश्न आ सकता है तो कुछ इस टाइप से भी आ सकता है। मेजा भी है। मेजा आपके कहां पर है? मेजा आपके प्रयागराज में है। ठीक है, मेजा, मेजा की अगर बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है? ये आपके प्रयागराज में। ठीक है, तो इस प्रकार और भी पूछा जा सकता है। अगर और भी बात करेंगे, परीक्षा कहां पर है? तो परीक्षा आपके कहां पर है? ये आपके झांसी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 हमने और देख लिए। ठीक है, कि 4 जो है हमारे वो कहां कहां पे हैं, देख लीजिएगा, सही से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ओके। ठीक है, और एक एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं माता टीला। क्या बोलते हैं? माता टीला। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो माता टीला कहां पर है आपके? ठीक है, आप बताएंगे कहां पर है? चलो हम भी बता देते हैं। ये कहां पर है? ये आपके सोनभद्र में है। सॉरी, कहां पर है आपके? ललितपुर में है।
ठीक है, तो ये 5 आप याद कर लीजिएगा, हरदुआगंज, ओबरा, मेजा, परीक्षा, माता टीला, ये सब आपके कहाँ पर है, ये सब आपके कोयला के संस्थान है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर में है, सिंगरौली आपके सोनभद्र में है। तो ये भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई अब की बार पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। ठीक है, कोयला किन चट्टानों पाया जाता है, तो कोयला आपकी अपसादी चट्टानों पाया जाता है। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड में सबसे ज्यादा कोयले का प्रतिशत आपके पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 90% से अधिक प्रतिशत जो है वो आपके गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है। और कोयला के जो प्रकार होते हैं वो हमारे 4 प्रकार का कोयला होता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर है। आपने पेपर अगर दिया होगा तो आपको पता होगा कि इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, यानी कि बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टी में रखे हुए देश कौन कौन से हैं या नहीं है। इसकी अगर बात आप करेंगे तो देखिएगा रूस, अगर हम रूस की बात करें, रूस मतलब रसिया, कैपिटल है आपकी मॉस्को, मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा है आपकी रूबेल। कैपिटल करेंसी आप याद कर लीजिएगा, पेपर में आएंगी आपकी मैचिंग करने के लिए रूबेल। ठीक है, आप कैपिटल करेंसी याद कर सकते हैं। रूस का क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो आपके रूस का है। रूस के बाद कनाडा का आता है क्षेत्रफल है, कनाडा क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, रूस क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है, लेकिन रूस विश्व में जनसंख्या के मामले में आपके 9वें नंबर पे आता है। यानी कि देखिएगा अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में इसका पहला स्थान है, लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में इसका 9th नंबर आता है। ठीक है, 1991 में क्या हुआ, रूस का विभाजन हो गया, यानी कि सोवियत संघ रूस जो था वो 15 देशों में टूट गया। कितने देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया। फिर भी आज भारत में देखा जाए, विश्व में अगर देखा जाए, तो रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और भारत आपके क्षेत्रफल के स्थान में 7वें स्थान पर है विश्व के अकॉर्डिंग। तो 1991 में जब रूस सोवियत संघ रूस का विघटन कर दिया गया और टूट गया, तो इसके लिए 3 राज्य बनाए गए जिन्हें बाल्टी में रखा गया, और 12 राज्य और थे जिन्हें क्या कहा गया, बाल्टिक सागर, यानी कि इन्हें बाल्टी में रखा गया था और इन्हें कहा गया था बाल्टिक सागर। इस श्रेणी इनको दे दी गई, क्या दे दी गई, इनको श्रेणी दे दी गई बाल्टिक सागर की, क्योंकि इनको बाल्टी में रखा गया था रूस के अकॉर्डिंग और इन्हें बाल्टिक सागर कहा गया। जैसे बात करें तो लिथुआनिया, लिथुआनिया, लातविया और आपके एस्टोनिया, इनको बाल्टी में रखा गया था। तो ये तीनों तो आपके थे जिन्हें बाल्टी में रखा गया था। ठीक है, इनके लिए बाल्टी बना लेते हैं, ये बाल्टी में रखा गया था इनको। लेकिन उसके बाद भी इसमें तो आपका ये तो आपका नहीं है, ये आपका है, क्योंकि लातविया तो इसमें है, तो ये तो आपका ठीक होगा। इसमें भी है आपके, क्या रूस और स्वीडन और रूस होगा, रूस स्वीडन और नॉर्वे होगा। अब क्या होता है कि बाल्टिक सागर की जो सीमा लग रही है वो भी तो लग रही होगी ना कहीं से। अगर मैं सीमा की बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो देखिएगा आपको पता होता है कि आप किसी भी देश की स्थिति को 4 दिशाओं से ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से हम किसी भी देश की स्थिति, किसी भी सागर की स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कितनी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन आवश्यकता होती है 8, यानी कि किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमें 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। कितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है, 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। अब हमारा प्रश्न है कि उत्तर में क्या है और उत्तर पूर्व में क्या है। अगर हम बात करेंगे उत्तर में क्या है, आपके उत्तर पूर्व में क्या है, अब हम इस प्रकार से अगर बात करेंगे तब इस प्रश्न का एक अच्छा सा आंसर हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर हम उत्तर में बात करें तो उत्तर में स्वीडन है। उत्तर पूर्व की बात करें तो देखिएगा ए ईस्ट होता है, उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो क्या है, फिनलैंड है। क्या है, आपके फिनलैंड की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर हम यहां से बात करेंगे तो देखिए पूर्व, अब हम पूर्व की अगर बात करेंगे तो पूर्व में क्या होगा, पूर्व में ये होते हैं, तो पूर्व में ये आपके सभी, यानी कि तीनों जो देश आए हैं नए बनकर, जो बाल्टिक सागर की श्रेणी में रखे गए हैं, जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। ये सब आपके बाल्टिक सागर के किस साइड में है,
तो बाल्टिक सागर के आपके पूरब दिशा में आते हैं। किस दिशा में आते हैं? आपकी पूरब दिशा में आते हैं। इनको अच्छे से देखिएगा, ये किस दिशा में आते हैं? दक्षिण में अगर बात करेंगे तो पोलैंड है आपके, तो दक्षिण देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है आपके? पोलैंड, ठीक है। यानी कि दक्षिण आपका यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? पोलैंड होगा। और अगर बात करेंगे दक्षिण पश्चिम में तो आपके जर्मनी होगा, और पश्चिम में बात करेंगे तो क्या होगा आपका? डेनमार्क होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा आपका? डेनमार्क होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका? डेनमार्क होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा? ये अगर बात करेंगे पश्चिम और दक्षिण की, तो दक्षिण पश्चिम में क्या होगा आपका? जर्मनी होगा। अब हम इस क्वेश्चन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्वीडन की सीमा तो मिल रही है आपसे, स्वीडन की सीमा मिल रही है, यानी कि स्वीडन वाला भी हो सकता है, तो रूस से तो अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप कभी भी देखेंगे तो आपको ठीक है नॉर्वे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें ये भी पता चलता है कि प्रश्न ये भी बन सकता है हमारे पेपर में कि बाल्टिक देश की श्रेणी में कौन सा नहीं आता, या बाल्टिक देश जो हैं वो किस दिशा की ओर पड़ते हैं। तो आपके देखिएगा जितने भी आपके बाल्टिक देश हैं वो सब आपके किस दिशा की ओर होंगे? तो आपके पूरब दिशा की ओर होंगे, ठीक है। तो बाल्टिक सागर की सीमा किससे नहीं लगती? तो स्वीडन, स्वीडन से तो लगती है, लेकिन स्वीडन के साथ में नॉर्वे है, तो नॉर्वे से नहीं लगती है। तो हमारा इस प्रकार जो प्रश्न का जो आंसर बनता है वो डी बनता है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है आपके आरओ के पेपर में, यानी कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में जो भी प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यानी कि सही कथन पूछ रहा है, क्या है आपका? त्रिशूल शिखर है, ठीक है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल। यह चोटी 750 मीटर से अधिक ऊंची है, यानी कि ये चोटी जो है वो 7,500 मीटर से अधिक ऊंची है। नीचे दिए गए कूट के सही कथन चुनिए, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या ना तो पहला ना तो दूसरा। आप देखिएगा अच्छे से क्या होगा आंसर आपके। तो अगर बात करें उत्तराखंड में है, बिल्कुल है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले और आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? चमोली जिले और आपके बागेश्वर जिले के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है कि यह चोटी जो है 750 मीटर से अधिक ऊंची है, तो 7,050 नहीं, सॉरी 7,500, यानी कि हम कह सकते हैं 7,500 ना होकर ये चोटी जो है आपकी कितनी है? 7,000 मीटर की ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या आपका गलत है। तो केवल क्या सही होगा? केवल एक सही आपका होगा, ठीक है। ये चोटी जो होती है वो 7,000 मीटर से ऊंची नहीं होती है, यानी कि 7,500 है, तो ये आपका क्या है? गलत है एकदम, ठीक है। याद रखिएगा इसको। कह रहा है पार्वती अर्गा रामसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यानी कि सही कथन बताने हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। पूछा जा रहा है कि जो आपके पार्वती अर्गा जो आपके रामसर स्थल हैं वो कहां पर है? तो सबसे पहले तो हम रामसर स्थल देख लेते हैं। रामसर स्थलों की अगर बात करेंगे तो रामसर स्थल का 1971 में ईरान में एक शहर है, वहां पर सम्मेलन हुआ था। और रामसर में जिन भूमियों को रखा जाता है उन्हें कहा जाता है आर्द्र भूमि से संरक्षित, यानी कि आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है। तो रामसर का जो भारत में लागू किया गया था, यानी कि भारत में 1 फरवरी 1982 से रामसर स्थलों को रखा गया था। यानी कि भारत रामसर का सदस्य कब बना? तो 1 फरवरी 1982 से भारत जो है पूरी तरह से किसका सदस्य बन गया? रामसर का सदस्य बन गया था। जिसमें सबसे ज्यादा जो स्थल हैं वो आपके तमिलनाडु में आते हैं, यानी कि तमिलनाडु में कुल मिला के आपके 14 स्थल आते हैं। और अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर आपके 10 स्थल आते हैं। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के कितने स्थल हैं? आपके 10 स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। और 14 स्थल सबसे ज्यादा किसके हैं? तो तमिलनाडु के सबसे ज्यादा स्थल हैं, जो कि 14 है संख्या में, और उत्तर प्रदेश के आपके 10 हैं। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए होता है, लेकिन आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को,
लेकिन भारत सदस्य बना था 1 फरवरी 1982 को। और रामसर स्थापना जो की गई थी वो 1971 में की गई थी ईरान में। ईरान में एक शहर है रामसर पे, उसी में स्थापना इसकी की गई थी। लेकिन आद्य भूमि दिवस हम कब बनाते, तो 2 फरवरी को आद्य भूमि दिवस बनाते। आद्य मतलब होता है नमी, और नमी को मापने के लिए एक यंत्र प्रयोग होता है जिसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो प्रश्न भी बनता है हमारा साइंस में कि आर्द्रता मापी यंत्र क्या कहलाता है, तो इस यंत्र को हम कहते हैं आर्द्रता मापी यंत्र। ठीक है, इसे हम आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर के नाम से इसे हम जानते हैं। ये होता है आर्द्रता मापी यंत्र। अब आपके उत्तर प्रदेश में 10 हैं, जैसे अभी हाल ही में एक शामिल किया गया था बखीरा। बखीरा अभ्यारण्य को शामिल किया गया था हाल ही में, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। कहां पर किया गया था, संत कबीर नगर में। कहां पर किया गया था, संत कबीर नगर में किया गया था। उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड को शामिल किया गया था। ये 2021 में कुछ लेटेस्ट हैं जिसमें शामिल किया गया था। ये कहां पर है आपके, ये बिजनौर में है। ठीक है, इन्हें 2021 में शामिल किया गया था। कहां पर शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश में रामसर। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 10 रामसर स्थल हैं, जिसमें से आपके बखीरा को 2021 में और हैदरपुर वेटलैंड को बिजनौर में है, जो आपके 2021 में शामिल इसको किया गया था। अब देखिएगा कि पार्वती अर्गा की बात करी जा रही है, तो इसे शामिल किया गया था। ये पक्षी अभ्यारण्य बना था 23 मई 1990 को। 23 मई 1990 को ये पक्षी अभ्यारण्य बना था, और इसे शामिल किया गया था आपके 2019 में शामिल किया गया था। इसे कब शामिल किया गया था, तो पक्षी अभ्यारण्य 2019 में शामिल किया गया था इसको भी। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, तो बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है आपके। और अगर बात करी जाए पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर बात हम कहें तो सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम ठीक है आपका। और इस प्रकार से हमने पूरे डिटेल में देखा है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तमिलनाडु में 14 हैं। आपको उत्तर प्रदेश के 10 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल है। एक क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछे जाएंगे। पीसीएस का पैटर्न भी हमारे यही है पेपर का। प्रश्न है हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि 1947 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई। तो 1947 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है, तो कहां पर की गई, आपके चंडीगढ़ में, नागपुर में, हैदराबाद में, या आपके पांडिचेरी में। तो ये स्थापना की गई थी आपके तमिलनाडु के संस्थान के द्वारा। तमिलनाडु में एक संस्थान बनाया गया था जिसे कहते हैं गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान। प्रश्न बहुत आता है, कृषि से ही संबंधित है एक अनुसंधान संस्थान, जो आपके कहां पर है, कोयंबटूर में। कोयंबटूर में है आपके। और कोयंबटूर आपके कहां पर पड़ता है, तो आपके तमिलनाडु में पड़ता है। इसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, तो इसे हम कहते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर। ठीक है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं हम इसको। और देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग भारत में स्थापित किया गया था, कहां पर, आपके पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। इस बात को आप बिल्कुल याद रखें, यानी कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो आपके कहां पर है, पांडिचेरी में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपके पंतनगर, पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसका क्या हो गया, आपके 13 जिले काटकर उत्तराखंड बन गया। तो वर्तमान समय में कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर आपके उत्तरांचल का निर्माण किया गया था, और उत्तरांचल का निर्माण किया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनाया गया था। उसके बाद में 2006 में उत्तरांचल से नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर अब क्या नाम दे दिया गया, उत्तराखंड दे दिया गया। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जब 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय स्थापित किया गया था, तब कहां पर था, आपके उत्तर प्रदेश में था।
लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गया, तो ये आपके अब उत्तराखंड में पहुंच गया, क्योंकि उत्तराखंड का क्या हो गया, विभाजन हो गया। उत्तराखंड से एक नया राज्य, उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बन गया, जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड। कब बना, तो देखिएगा 9 नवंबर 2000 को बना। इसके लिए अगर एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखिएगा एक राज्य बना था छत्तीसगढ़, ठीक है, एक राज्य छत्तीसगढ़ बना था। दूसरे राज्य की बात करेंगे तो उत्तराखंड बना था, और तीसरे राज्य की बात करेंगे तो झारखंड बना था। उस समय भारत में जब राज्य बना था, तब उसके बाद एक राज्य बना था तेलंगाना, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। और अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर बात करेंगे 9 नवंबर और 15 नवंबर, लेकिन सन सबकी क्या थी, 2000 थी। तो सबको 2000 में स्थापित किया गया था। इसके लिए एक ट्रिक भी है, एक छतरी 9 उस्तरा और 15 झार, यानी कि एक छतरी 9 उस्तरा 15 झार लेकर तुमको जाना है कहां पर, और 3 राज्यों का गठन करना है। एक छतरी 1 नवंबर, 9 उस्तरा मतलब उत्तराखंड, और 15 मतलब 15 झार, ठीक है, झार मतलब झारखंड। तो भारत में अब फिर से 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो उस समय बनने वाले राज्य थे। छत्तीसगढ़ का डिवाइडेशन जो हुआ था वो किससे हुआ था, आपके मध्य प्रदेश से कटकर हुआ था। उत्तराखंड का किससे हुआ था, तो उत्तराखंड का जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश से हुआ था। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का किससे हुआ था, आपके बिहार से हुआ था, झारखंड का, ठीक है। बिहार से किसका हुआ था, झारखंड का हुआ था। अब देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड की। तो सबसे पहले नाबार्ड की बात करेंगे तो यहां से, ठीक है, नाबार्ड की बात चलिए करते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके कृषि के लिए एक बड़ा बैंक है, और कृषि किसानों के लिए ऋण प्रदान करने वाला एक बैंक है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर, शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो उस समय भारत में छठी पंचवर्षीय योजना लागू थी। छठी पंचवर्षीय योजना उस समय क्या थी, लागू थी। तो प्रश्न कई आपके बन सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1980 से लेके 1985 तक जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो आपके यहीं पर थी, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और सिमरमन कमेटी की समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इससे स्पष्ट हो गया। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो बंबई में है। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या करती है, तो किसानों को ऋण प्रदान करती है, ठीक है, किसानों को क्या करती है, किसानों को ऋण प्रदान करती है। स्वयं सहायता अगर बात करेंगे, स्वयं सहायता लिंकेज की अगर बात करेंगे तो 1992 में क्या हुआ, आपके 1992 में शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, स्वयं सहायता जो समूह का बैंक लिंकेज जो कार्यक्रम है 1992 में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करेंगे तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। किसान केसीसी कह सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कब, 1998 में शुरू किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, 1998 की अगर हम बात करेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात करेंगे तो देखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1975, 26 सितंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी जो पहली शाखा थी उसका नाम बना था प्रथमा बैंक। अब प्रथमा बैंक की अगर हम बात करेंगे तो प्रथमा बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, आपके मुरादाबाद में। तो इसे पीतल नगरी के नाम से हम उत्तर प्रदेश में जानते हैं, मुरादाबाद में।
इसका क्या बनाया गया था, यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया था मुरादाबाद में। और प्रथमा बैंक जो भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका नाम जो दिया गया था प्रथमा बैंक दिया गया था। तो देखिएगा प्रथमा बैंक का मुख्यालय जो है मुरादाबाद बनाया गया था। अब मुरादाबाद को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम पीतल, ठीक है, पीतल नगरी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की, इनकी पीतल नगरी के नाम से भी हम मुरादाबाद को जानते हैं। तो आपको अब स्पष्ट करना है कि इसमें से जो कालक्रम के अनुसार है वो कौन कौन सा सही है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें 1975 में बात होगी सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखनी है 1982, 1982 के बाद यहाँ से लिखना है 1992, और 1992 के बाद 1998, और 1998 के बाद बात करेंगे तो 1975। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, तो सबसे पहले आपका फोर्थ आएगा। तो फोर्थ वाला तो देखिएगा ए गलत हो गया और आपका एक भी गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फोर्थ यानी कि ए, उसके बाद 1975 पे हम एक नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आपका 2 नंबर, और फिर आपका 3, और आपका 4। तो देखिएगा सही से करिएगा जब भी प्रश्न आए पेपर में। तो सबसे पहले तो 4, फिर 1, फिर 2, और फिर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सवालों को करते हैं, वरना हो सकता है आपके पेपर में ये सवाल गलत हो जाए। तो गलत नहीं करना हमको सवालों को, अच्छे ट्रेंड पे हमको इन सवालों को करना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, इस बारे में बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर शॉर्टकट की बात करें हम इसको बोलने में, तो हम इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ये देखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब तो समाप्त कर दिया था, लेकिन पहले था, ये क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था। क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मोहर कौन लगाता था, तो अंतिम मोहर लगाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, एनडीसी था। इसमें कौन कौन शामिल होते, देखिए एनडीसी का जो प्रमुख होता थे वो प्रधानमंत्री होते थे। फिर कहें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें होते थे। फिर आज भी पूछा जा सकता है, केंद्रीय कैबिनेट शामिल इसमें होती थी। फिर आपके मुख्यमंत्री शामिल होते थे, मुख्यमंत्री शामिल होते थे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, ये सभी लोग इसमें शामिल होते थे। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी क्या होते थे, इसमें शामिल होते थे, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पूरी तरह से शामिल होते हैं। अब उसके बाद इसमें नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, नीति आयोग, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद क्या चलाया गया था, नीति आयोग। तो नीति आयोग के सदस्य भी क्या होते हैं, शामिल इसमें होते हैं। तो देखिएगा ये समूह बन जाता है आपके, देखिएगा आप इसको, ये क्या बन जाता है, ये आपका समूह एक प्रकार का बन जाता है। तो एनडीसी क्या करता था, एनडीसी जो हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी, जो हमने सोवियत संघ रूस से ग्रहण की थी, उनको अंतिम मोहर यानी कि अंतिम प्रारूप देने का कार्य करता था एनडीसी। लेकिन एनडीसी को अब समाप्त यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, उनके स्थान पर क्या रखा गया है, तो उनके स्थान पर अब नीति आयोग को रखा गया है। नीति आयोग की अगर हम दरअसल यहां से बात कर लें तो देखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और मुख्यालय बनाया गया था नई दिल्ली में। कहां पर बनाया गया था, तो नई दिल्ली में मुख्यालय बनाया गया था नीति आयोग का, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, आपके इसके अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कई सारे सदस्य भी शामिल करे गए हैं, यानी कि ये सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होते हैं एनडीसी में। तो एनडीसी ना तो संवैधानिक निकाय है, यानी कि अगर स्टेटमेंट बन सकता है तो एनडीसी ना तो
संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, और ना ही वैधानिक निकाय है। तो आपको पता है कि संवैधानिक निकाय कैसे होता? तो संवैधानिक निकाय कुछ इस प्रकार से होता कि अगर एनडीसी की चर्चा संविधान में की जाती तो संवैधानिक निकाय होता। एनडीसी की चर्चा संविधान में तो नहीं की गई है, ना किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया, तो ना ही एक वैधानिक निकाय। तो क्या एक थिंक टैंक के रूप यानी कि सहकारी संघवाद के रूप में कार्य कर सकता है कौन? आपका, ठीक है, एनडीसी। तो एनडीसी का जो जनक है यानी कि जो संस्थापक है, एनडीसी के जो संस्थापक है उनको हम कहते हैं डॉक्टर सूरज, ठीक है। क्या कहते हैं उनको हम? तो उनको हम कहते हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश के नाम से उनको हम जानते हैं। और एनडीसी ने जो अपना जब कार्यालय बनाया था सबसे पहला, तो एनडीसी ने अपना कार्यालय सबसे पहला आपके देहरादून में बनाया था। कहां पर बनाया था सबसे पहले? तो देहरादून में एनडीसी ने अपना कार्यालय बनाया था सबसे पहले। तो एनडीसी की जो स्थापना की गई थी, जो हमारा प्रश्न है कि एनडीसी की स्थापना जो पूरी तरह से कब की गई थी, तो 1952 में एनडीसी की स्थापना की गई थी। एग्जिट डेट की अगर बात करेंगे तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी। और यही क्या है, एनडीसी क्या करता है, जो पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है, उनको क्या करता था, अंतिम मुहूर्त प्रदान करता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017, यानी कि इस योजना को हमने नाम दिया 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो कितनी पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है, तो कितनी पंचवर्षीय योजना? टोटल मिलाकर आपकी 12 पंचवर्षीय योजना चली, जिसमें पहली 1951 में और अंतिम समाप्ति हुई 2017 में। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। ओके, यहाँ पर तो एनडीसी की कुछ चर्चा इस प्रकार थी। देखिएगा फुल डिटेल में हमने पढ़ा क्या हमारा एनडीसी है, कैसे एक काम करता है, ठीक है। अगर बात और भी करें तो कई सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक प्रश्न ना दें, ये नाम लिख देते हैं के सांथानम। अगर के सांथानम की बात करेंगे तो के सांथानम ने एनडीसी यानी कि के सांथानम ने एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से भी सम्मानित किया है। यानी कि एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद किसने कहा? तो के सांथानम ने एनडीसी को सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से भी संबोधित किया है, ठीक है। इस तरह देखिएगा। अब प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो गंगा नदी के बारे में, लेकिन आज हम गंगा नदी को पूरा विस्तार से यहाँ से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं भाई भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की अगर बात करेंगे, गंगा रिवर, तो आपको पता है कि भारत में लगभग में बहुत सारी नदियां हैं, यानी कि 4000 से ज्यादा नदियां हैं भारत में। और गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो आपके 2525 किलोमीटर में आती है। कहां पर आती है? 2525 किलोमीटर में, ठीक है। 2525 किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, ये भारत और बांग्लादेश यानी कि दो देशों से होकर गुजरती है। एक तो गुजरती है आपके भारत, दूसरा आपका बांग्लादेश, ठीक है। एक भारत से गुजरती है, दूसरा बांग्लादेश से। जब भारत से गुजरेगी तो इसकी लंबाई जो होगी भारत में 2510 किलोमीटर, और जो हमारा 15 किलोमीटर जब बचता है तो क्या कहते हैं इसको, बांग्लादेश में गुजरती है। तो विश्व के दो देशों में गुजरती है गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों में है? तो भारत के 5 राज्यों में है, जिसमें एक हमारा उत्तर प्रदेश भी क्या है, प्रमुख है, ठीक है। उन 5 राज्यों में अगर बात करेंगे तो उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी क्या है, एक प्रमुख है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है। सबसे अधिक लंबाई कहां पर है गंगा नदी की? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई, ठीक है। तो सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश की कहां पर है? गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम बात करेंगे तो सबसे कम आपके कहां पर है? झारखंड में है। सबसे कम कहां पर है? आपके झारखंड है। बिहार पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है आपकी, ठीक है। तो कहां कहां से गुजरती है ये भी देख लीजिएगा। 2 राज्य यहाँ पे लिखे हैं, तीसरा आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल,
उत्तराखंड और आपके बिहार, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है आपके, उत्तरकाशी से होकर गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है आपके। और देखिएगा सबसे अधिक लंबाई की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लंबाई भी देख लेते हैं तो आपके कुल मिला के इतनी लंबाई है आपके उत्तर प्रदेश में, किसकी, गंगा नदी। अब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हुई हरिद्वार में जब आती है तो हरिद्वार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कहां पर है, आपके उत्तराखंड में। तो गंगा नदी का जो सबसे बड़ा जो मैदानी भाग पड़ता है हमारे, यानी कि गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो मैदानी भाग हमारा आता है वो कहां पर आता है, आपके हरिद्वार में। ये हरिद्वार जो आपके आता है ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है, आपके उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मैदानी भाग तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछा तो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि गंगा नदी का सबसे बड़ा मैदानी भाग कहां पर है, तो हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा मैदानी भाग आता है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मैदानी भाग कहां पर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे अधिक मैदानी भाग कहां पर है, तो आपके कचला, कचला की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट क्या होगा आपका, बदायूं। यानी कि बदायूं में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंगा नदी का मैदानी भाग आता है। तो गंगा जो भारत में जो निकलती है वहां से, और उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, आपके बिजनौर से प्रवेश करती है। और गंगा नदी का सबसे अधिक जो मैदानी भाग होता है वो कहां पर है, आपके कचला, कचला की बात करेंगे तो कहां पर, आपके बदायूं में। तो दो प्रश्न आपके याद रखिएगा कि बिजनौर में जब उत्तराखंड से होती हुई आएगी तो कहां पर प्रवेश करेगी, बिजनौर में प्रवेश करेगी। और एक प्रश्न का आंसर आपके बिजनौर। और बाहर उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के कुल मिला के आपके 28 जिलों से गुजरती है। 28 जिलों से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। और जहां से एंट्री करेगी उसका नाम क्या है, आपके बिजनौर। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो कचला में है। और ओवरऑल अगर गंगा का मैदानी क्षेत्र पूछा जाता है तो ओवरऑल अगर मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो कहां पर है, आपके सबसे बड़ा आपके हरिद्वार में है। ठीक है, कुल मिला के गंगा की बहुत सारी नदियां सहायक हैं, जैसे केन, बेतवा, चंबल, गंडक, घाघरा, रामगंगा, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं, किसकी, आपकी गंगा की सहायक रिवर हैं। और विश्व के 2 देशों में गंगा बहती है, एक तो भारत, दूसरा बांग्लादेश में। और टोटल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर आपकी टोटल लंबाई है यहाँ से। शायद आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। और आपका बिजनौर जो है वो आपके यही नदी। मेरठ की बात करेंगे तो देखिएगा मेरठ आपके हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन रिवर के किनारे है आपका मेरठ। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, मेरठ आपके हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बलकाश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, तो किस देश में स्थित है, ये प्रश्न है। ठीक है, आप बताइएगा कौन सा देश है जिसमें ये नदी स्थित। तो देखिएगा प्रश्न है कि बलकाश झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो देखिएगा आपके कहां पर स्थित है, आपके कजाकिस्तान में। ठीक है, तो यहां से अगर बात करेंगे कजाकिस्तान में आपके स्थित है ये आपकी झील। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो देखिएगा यूरेनियम, अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहां पर होता है। ठीक है, यूरेनियम के उत्पादन की अगर बात करेंगे तो दोनों साइड से बात कर लेते हैं, यानी कि विश्व में भी बात कर लेते हैं और बात हम कर लेंगे यहां से भारत में भी। ठीक है, तो कजाकिस्तान आप सभी लोगों को पता है यूरेनियम में प्रथम स्थान रखता है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में सबसे अधिक यूरेनियम होता है। ठीक है, कजाकिस्तान में सबसे अधिक यूरेनियम यहां से यूरेनियम का एक, अगर बात करेंगे यूरेनियम का एक अयस्क है जिसको कहते हैं पिच ब्लेड। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि पिच ब्लेड सबसे अधिक कहां पर होता है, एक किसका अयस्क है, तो आपके यूरेनियम का अयस्क है जिसे U3O8 के नाम से जानते हैं। और भारत में अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक यूरेनियम कहां होता है, तो जादूगोडा की खाने, जादूगोडा की खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि जादूगोडा की खाने जो हैं वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं।
और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, आपके झारखंड में है। और यहीं से अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश की भी बात जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, आपके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। भारत में बात करेंगे जादूगोडा की खानों में, और विश्व में बात करेंगे तो आपके कजाकिस्तान में आपके होता है, जिसका एक अयस्क भी है जिसे हम कहते हैं पिच ब्लेड के नाम से जानते हैं। और यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम को हम येलो केक भी कहते हैं। तो ये प्रश्न हमने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि यहाँ पर एक देश का नाम आ गया जिसे हम कहते हैं कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान से यूरेनियम का उत्पादन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमने देखा कि हर जगह, यानी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, भारत में कहाँ पर, और आपके विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है आपका यूरेनियम। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये नोट करिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपके कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, तो बिल्कुल ठीक है, गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है, ठीक है, कानपुर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में ना होकर आपके कहाँ पर है, ये आपके वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है, तो चौथा आपका सही होगा। यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका सी, ये क्या है, हमारा गलत आंसर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, आपके वाराणसी, गोरखपुर में ना होकर कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके वाराणसी में। अगर मैं इसमें आपके प्रश्न बनाता हूँ कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, कानपुर किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, वाराणसी किस नदी के किनारे है, या इसमें ऑप्शन जो कटा आपका गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो क्या आप इसको बता सकते हैं, और ये आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए गाजियाबाद की अगर बात करेंगे तो गाजियाबाद आपके हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन रिवर के किनारे है आपके गाजियाबाद। ठीक है, कानपुर की बात करेंगे तो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। राप्ती नदी की बात करेंगे तो गोरखपुर किस नदी के किनारे, राप्ती नदी। वाराणसी की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। लखनऊ की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे, तो होगा गोमती रिवर। किस नदी के किनारे होगा, तो भाई मेरे जान लीजिएगा गोमती नदी। ठीक है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे होगा। और अगर बात करें गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत जिले पुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पुलहर झील माडोटांडा तहसील से होती हुई आपकी निकलती है। ठीक है, यानी कि पुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी। तो देखिएगा लखनऊ में जो नदी है उसको क्या कहते हैं, उसको हम गोमती नदी कहते हैं। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है, आपकी गोमती नदी के किनारे है। याद रखिएगा, लोग लगा देते हैं इसमें कि लखनऊ आपके गोमती ना होकर गंगा नदी को लगा देते हैं, और ये आपके मैचिंग करने के लिए भी आता है पेपर में। तो लखनऊ किस नदी किनारे, आपकी गोमती नदी के किनारे है। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि भारत के यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे हैं, कितने ऐसे शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे हैं। ओके, याद रखिएगा इस बात को। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में है, तो किस प्रांत में है, आपके बलूचिस्तान, खैबर में है, पंजाब में है, सिंध प्रांत में है। तो देखिएगा पाकिस्तान का जो सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है उसे कहते हैं कराची। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह की अगर बात करें, व्यस्ततम बंदरगाह की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं उसे हम, कराची। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, तो उसे हम जानते हैं कराची नाम से। तो कराची भी आपके कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। उसके बाद आपके अगर सिंध प्रांत की बात करेंगे तो सिंध प्रांत में दो बंदरगाह हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका केटी और दूसरा आपका कासिम। ये दो बंदरगाह हैं जो आपके कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन है बादर जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है आपके, ये आपके बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, आपके बलूचिस्तान में है। अगर इसमें थोड़ी हम ज्योग्राफी में थोड़ी सी हिस्ट्री अगर पढ़ लें तो शायद कोई हमें परेशानी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा समझेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे
तो सबसे पहले तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा यह शब्द दिया गया था, जिसे पाक शब्द के नाम से संबोधित किया गया। और पाकिस्तान में एक क्षेत्र है आपके सुई का क्षेत्र। अब प्रश्न बनेगा, सुई का क्षेत्र जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है पेपर में और बनेगा भी। ठीक है, कि नेचुरल गैस के लिए पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका सुई का क्षेत्र जो है वो नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है यहां से। और अगर बात इसमें हम करें कि पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो 1947 में हो गया था, पाकिस्तान का विभाजन, ये सभी लोग जानते हो आप। ठीक है, तो पाकिस्तान से और हम हिस्ट्री में देख लेंगे इसके आगे के जो प्रश्न बनेंगे पाकिस्तान से। कह रहे यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो प्रश्न किसकी बात करी जा रही है? तो बात करी जा रही है राइन नदी की। ठीक है, किस नदी की बात की जा रही है? तो बात की जा रही है राइन नदी की। राइन नदी की बात, प्रश्न है हमारा कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो आपके ठीक हैं। ठीक है, कौन से कथन जो हैं वो ठीक है, यानी कि राइन नदी उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। अगर हम राइन नदी की बात करेंगे तो राइन नदी सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा कहां पर है? यूरोप में है। ठीक है, मान क्या लीजिएगा आपके यूरोप महाद्वीप में है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसे हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। उसी की श्रेणी में जो नंबर आता है आपका यूरोप महाद्वीप का, उसी की श्रेणी में एक नंबर आता है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो राइन नदी, देखिएगा यूरोप में राइन नदी की जो लंबाई है वो आपके 700 किलोमीटर के समथिंग आती है, यानी कि लगभग में कितने किलोमीटर लंबाई है? तो 700 किलोमीटर लंबाई है। कहां से निकलती है? तो देखिएगा कितने देशों के साथ सीमा स्पर्श करती है। स्विट्जरलैंड से निकलती है। कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड से निकलती है। स्विट्जरलैंड के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद आपके नीदरलैंड, या बोल सकते हैं हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड भी बोल सकते हैं। और उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। कहां पर विलीन हो जाती है? तो उत्तरी सागर में यहां से क्या होती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा ये भी देखिएगा कि कितने देशों से गुजरती हुई आती है। ठीक है, कितने देशों से गुजरती हुई आती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कल ये भी प्रश्न पेपर बन सकता है कि भाई राइन नदी जो यूरोप में है वो किस देश से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में आती हुई उत्तरी सागर में क्या होती है? विलीन हो जाती है। किस सागर में विलीन हो जाती है? तो उत्तरी सागर में ये पूरी तरह से विलीन हो जाती है। तो क्या देखिएगा राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है आंसर। उसके बाद रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि अगर बात करेंगे 1 और 2 दोनों क्या है हमारे राइट आंसर है। ठीक है, तो राइन नदी के संदर्भ में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे। ये याद रखिएगा कि अगला प्रश्न आपके पेपर में यही बनेगा कि यूरोप की जो राइन नदी है वो किस देश से नहीं गुजरती है। तो किस देश से नहीं गुजरती है, इस बात को याद रखिएगा, लंबाई याद रखिएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है? सही है, यानी कि सही कथन की बात कर रहा है। तो सही कथन बताना है पैसिफिक सी, यानी कि प्रशांत महासागर। विश्व में अगर बात करेंगे, विश्व में आपके 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है, तो बिल्कुल ठीक है।
इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा ही हुई है। ठीक है, ये इसके बारे में हमें पता करना है। ये हमारा जो गैला जो पागोस है इसके बारे में हमें पता करना है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो वोल्केनो के द्वारा हुई है, तो बिल्कुल वोल्केनो के द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो देखिएगा, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का तो हिस्सा है लेकिन पेरू का हिस्सा ना होकर कहाँ का हिस्सा है, आपके इक्वेडोर का। कहाँ का हिस्सा है, आपके इक्वेडोर का हिस्सा है। ठीक है, पेरू का हिस्सा नहीं है, तो कह सकते हैं केवल क्या सही है, केवल एक सही है। ठीक है, जो गैलापागोस जो है वो आपके ज्वालामुखी की उत्पत्ति तो ज्वालामुखी के द्वारा हुई है, लेकिन इक्वेडोर का हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका में किसका हिस्सा है, इक्वेडोर का हिस्सा है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है मेरियाना ट्रंच। ठीक है, तो मेरियाना गर्त बोलते हैं या ट्रंच बोलते हैं। ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो इसकी जो गहराई है समुद्र तल से यानी कि 11.2 किलोमीटर है। ये आपके मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में स्थित है। और आप दिल थाम के बैठिएगा, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न बनाने वाला हूं कि जो आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी आपने सुना होगा। तो ऐसा प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप देखिएगा, आपको सब लोग जानते हो कि विश्व का जो सबसे गहरा बिंदु है उसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रंच। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि विश्व की जो सबसे गहरी खाई है उसे कहते हैं मेरियाना ट्रंच, तो सर्वोच्च बिंदु भी तो होगा ना विश्व में। तो कह नहीं सकते कि सर्वोच्च चोटी क्या होगी, तो सर्वोच्च चोटी होगी आपकी माउंट एवरेस्ट। सभी लोग जानते हो माउंट एवरेस्ट होगी। अब माउंट एवरेस्ट की अगर बात करेंगे तो कितनी लंबाई है आपके, 8.8 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे, आपकी अगर बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी और विश्व का सबसे निचला बिंदु, यानी कि सबसे ऊंची चोटी और विश्व का सबसे निचला जो बिंदु होता है वो कितना किलोमीटर का होता है, वो देखिए कितने किलोमीटर का होता है। वो आपके अगर बात करेंगे तो सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे निचले बिंदु की बात करेंगे तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, आपके 20 किलोमीटर होगा। यानी 11.2 में 8.8 जोड़ देंगे तो कितने किलोमीटर का अंतर होगा, 20 किलोमीटर का अंतर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर से रिलेट करके हमने आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी अब विश्व का सबसे निचला बिंदु के बीच अगर अंतर की बात करेंगे तो कितना होगा, 20 किलोमीटर आपका होगा। ठीक है, यहाँ अगर बात करते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, तो आप देखिएगा नेपाल व चीन के अंतर्गत है। नेपाल, चीन व तिब्बत। ठीक है, नेपाल, चीन व तिब्बत में आता है। आपके भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं आता है। भारत में माउंट एवरेस्ट नहीं है, कहाँ पर है, नेपाल, चीन या तिब्बत। ये नेपाल चीन होगा तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है। और इसे अगर बात हम कहें तो इसे हम चोटी 15 के नाम से या इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो विक्टोरिया झील की बात करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है आपकी, विक्टोरिया झील। ये 4 देशों से घिरी हुई है, ये भ्रंश घाटी में स्थित है। तो ये 4 देशों से घिरी हुई है क्या, नहीं भाई, ये 3 देशों से घिरी हुई है। कितने देशों से घिरी है, 3 देशों से, युगांडा, तंजानिया और आपके केन्या। तो ये 3 देशों से घिरी हुई है। और ऑप्शन में क्या है आपके, 4 देशों की बात कर रहा है। कितने देशों से घिरी हुई है, आपके 3 देशों से घिरी हुई है, 4 देशों से नहीं घिरी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, गलत होता है। तो एक गलत, तो एक गलत, एक गलत, ये सही हो सकता है, अभी सही हो सकता है, लेकिन बात की बात ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। क्या सही होगा, केवल 2 सही होगा।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। ठीक है, आपके 3 देशों से युगांडा, तंजानिया और केन्या से होकर गुजरती है आपकी। ठीक है, और यहीं से अगर हम बात करेंगे, यहीं से अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं से ही नील नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्या है, आपके एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेंगे तो क्या है, आपके अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपके किस स्थान पर है, तो सभी को पता है कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ज्यादा चर्चा नहीं, ओनली सीधी सी बात, कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अभी मैंने आपको बताया लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हो गोमती नदी के किनारे है। मेरठ किस नदी के किनारे है, तो मेरठ आपके हिंडन नदी के किनारे है। और अगर बात करेंगे गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है किस नदी के किनारे है, आपके राप्ती नदी के किनारे है आपका गोरखपुर। ठीक है, अगला है कि अलास्का के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं ये बात करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इसे 1867 में रूसियों के द्वारा खरीदा गया था। 1867 में रूसियों के द्वारा खरीदा गया था, बिल्कुल खरीदा गया था। नीचे दिए गए कथन में कौन से कथन सही हैं, तो भाई दोनों कथन सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। अब मेरा प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है रस्का, को रूस से कौन सी संधि, कौन सी संधि अलग करती है, कौन सी संधि अलग करती है, क्योंकि कौन सी संधि ऐसी है जो अलग करती है। तो बताइए कौन सी संधि ऐसी है जो अलग करती है। ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही आते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। कह रहे हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में सही कथन बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, सभी को पता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या की बात नहीं, संख्या की बात करें, कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के यहाँ एकदम ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि सबसे अधिक जो संख्या है वो आपके मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। प्रश्न कुछ इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो देखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसे हम कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो कि हिम तेंदुआ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और आपके कहां पर है, तो अभी विभाजन हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं कहां पर है, आपके लद्दाख में है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है उसे भी हम क्या कहते हैं, तो उसे भी हम नेशनल पार्क हेमिस कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा होगा, तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है भाई ये, तो ये आपके उत्तराखंड में है, सभी को पता है। कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहां पर है, उत्तराखंड। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, लेकिन भारत का जो
पहला नेशनल पार्क है उसे हेली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के प्राचीन समय में कहते थे, लेकिन 1936 में इसका नाम परिवर्तित करके इसे कर दिया गया है क्या, आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसे हम रामगंगा नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला आप याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो आपके हैं वो कहां पर हैं, आपके मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इसके बाद भी अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है, तो बहुत आता है पेपर में आपके। ठीक है, अब इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, तो टाइगर रिजर्व भी है आपके। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर आपके टाइगर रिजर्व हैं 4। ठीक है, एक आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और अभी लेटेस्ट फिल्म पर बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके कहां पर है, चित्रकूट में है। ठीक है, अभी ये लेटेस्ट बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं और उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कहां कहां पर हैं, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि व सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अभी हमने आपको बताया लखनऊ गोमती नदी किनारे, आपके वाराणसी की बात करेंगे गंगा नदी के किनारे, और आपके गोरखपुर की बात करेंगे तो आपके राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा राप्ती नदी। ठीक है, एक ताप्ती नदी है और एक आपकी क्या है, राप्ती नदी है। करें तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। वैसे भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से आपका जो प्रश्न बना है वो तमरिया से पूछा गया है। तो एक एक जनजाति पे हम पूरे टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि पेपर में प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जनजातियों का जनक किसे कहा जाता है, तो जनजातियों का जनक कहा जाता है ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा को जनजातियों का जनक कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो जनजातियों में अपनी एक अलग विशेषता होती है। तो अगर तमरिया की बात करेंगे तो कहां पर है, आपके झारखंड में है। ठीक है, कहां पर है, आपके झारखंड में पाई जाती है। इतनी सी बात याद रखिए, क्योंकि इस पे हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे इस पे। ठीक है, चैप्टर वाइज। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो सही कथन की बात कर रहा है फसल चक्र, यानी कि जो हमारा सर्किल होता है क्रॉप्स का, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहे हैं गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी जानी चाहिए। ये कोई बात बनी नहीं कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। ये फसल चक्र में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ठीक है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए या उगानी चाहिए। तो फलीदार एक बार उगा ली तो दूसरी बार बगैर फली वाली भी उगा सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा है कि कूटों का सही प्रयोग करके सत्य कथन बताने हैं, तो सत्य कथन में क्या होगा हमारा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, इसका याद रखिएगा। तो फसल चक्र में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिएगा आज हमारे 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के हम जो आपके एग्जाम में आए थे 2011 से लेके 2012-22 तक, उसमें हम कुल मिला के कम से कम हम 200 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और 200 क्वेश्चनों में आपको बता दें कि 200 क्वेश्चनों में शायद आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगी हमारी। ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम उनको टॉपिक को देख लेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम देख लेंगे ज्योग्राफी के सेगमेंट में क्या रहता है हमारा आने वाला। तो आज हमने पहली वीडियो को समाप्त किया। आपसे मैंने इसमें एक प्रश्न पूछा कि गोमती नदी के किनारे कितने शहर आते हैं उत्तर प्रदेश के। ये किन किन शहरों के किनारे क्या है, गोमती नदी है। तो इस बात का आंसर आप लोग जरूर करिएगा।
जिससे हमें पता चले कि आपने हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो को देखा है। ठीक है, तो आज के प्रश्न की श्रृंखला जो है हमारी यहीं तक समाप्त है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और एक क्लास अब हमारी डेली शुरू होने वाली है, इसमें कोई भी आपका दिन मिस नहीं होने वाला है। क्लास संडे को भी आपकी लगातार चालू रहेगी, यानी कि संडे को भी ये क्लास लगातार आपकी रहेगी। और करंट अफेयर्स की भी क्लास आप बिल्कुल देखते रहें, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो ठीक है, अब आप सभी लोग जुड़े हैं तो आपको उम्मीद है कि इस बार अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन की उम्मीद होने वाली है। आपने देख ही लिए हैं कि किस प्रकार से हमारी क्लासें रहने वाली हैं। प्रीवियस ईयर हमारी क्या है, एक मजबूत नींव है। अगर प्रीवियस ईयर पे हमने अच्छे से अमल कर लिया, अच्छे से हमने उसके सेगमेंट को देख लिया, अच्छे से अगर हमने उसको सही तरीके से देखा है, तो प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर की जान हो सकता है। प्रीवियस ईयर से हमको पता चलता है कि हमारे आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और किस प्रकार से बन सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। मिलते हैं अगले 21 क्वेश्चन से। ठीक है, 20 क्वेश्चनों के आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।